जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो फिर स्टॉक्स भी हैं, ETFs भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, बॉन्ड्स भी हैं. एग्जैक्टली, बाय सेल बाय सेल बाय सेल. ट्रेडिंग में आप कमीशन भी दे रहे हैं मुस्तकिल हर ट्रेड पे, टैक्स भी दे रहे हैं कैपिटल गेन का ऊपर, हर चीज़ दे रहे हैं. हम अपना मोबाइल फ़ोन लेने के लिए बहुत मेहनत कर लेते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स में उसका हर फीचर पढ़ लेंगे, मुख्तलिफ मॉडल्स देख लेते हैं, ब्रांड्स देख लेते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं करते. अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे लिए हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमारा ये पॉडकास्ट जो है आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. एजुकेशनल पॉडकास्ट है क्योंकि ये हमारी कोलैबोरेशन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ. आज हमारे पास उनकी नुमाइंदा आई हैं जो कि चीफ़ मार्केटिंग एंड बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं. इनका नाम है मिस रायदा लतीफ़. आज हम इनसे बात करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को समझेंगे, इन्वेस्टमेंट को समझेंगे और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे. एक बहुत ही एजुकेशनल पॉडकास्ट होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कॉन्वर्सेशन के हवाले से. सो लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन. अस्सलाम वालेकुम मिस रायदा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गुफ्तगू के लिए. आई एम एक्साइटेड टू. आप लोग के तवज्जुद से बहुत सारे लोगों को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता चलेगा. अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पता चलेगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज करता क्या है एग्जैक्टली आपके थ्रू. स्टॉक एक्सचेंज में मुझे तकरीबन 6 साल हो गए. उससे पहले मैं बैंकिंग सेक्टर में थी. मैं स्टार्ट किया था FMCG से, फिर बाद में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में था, तो आई मूव टूवर्ड्स द फाइनेंशियल सेक्टर. बैंकिंग, मॉर्गेजेस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, म्यूचुअल फंड्स किए, इंश्योरेंस, ये सारे सेक्टर्स में काम कर चुकी हूँ. यूनिवर्सिटी में पढ़ाया अभी तक? नहीं पढ़ाया भी है. अच्छा, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी लग रही है कि आप लेक्चरर होंगे किसी यूनिवर्सिटी की. जी, 2002 से पढ़ाती रही 2011 तक. वेरी नाइस. किस यूनिवर्सिटी में? मुख्तलिफ IBA पे, ग्रेनिज में, ज़ैबिस्ट में, हर जगह पढ़ाया है मैंने. वेरी नाइस, माशाल्लाह. तो क्या पढ़ाया वहाँ पे? सब्जेक्ट्स मार्केटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ाई, मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, काफ़ी ये सारे सब्जेक्ट्स मार्केटिंग के. कंज्यूमर बिहेवियर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मार्केटिंग में. वो मैंने पढ़ाया नहीं है सच. एडवर्टाइजिंग पढ़ाई, उसमें आ जाता है एक मेजर पोर्शन कंज्यूमर बिहेवियर में. सो यस, वो करा. वेरी नाइस यार, ज़बरदस्त. और उसके बाद जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आई तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सो फार? आई थिंक इस वक्त मार्केट में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस. चाहे वो इन्वेस्टर अवेयरनेस हो या इशूअर अवेयरनेस हो. इशूअर यानी कंपनीज, बिजनेसेस को पता नहीं कि वो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं बिजनेस को अपने बेहतर करने के लिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, कैपिटल रेजिंग के लिए, फंड्स रेज करने के लिए. सो वो एक मेजर एरिया है जहाँ हम काम कर रहे हैं. और इन्वेस्टर्स तो डेफिनेटली आई वुड से एक मुल्क के अंदर हर बच्चे को पता होना चाहिए एक्सचेंज क्या है, स्टॉक्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं. बेसिकली हम लोग सेविंग्स के ऊपर बहुत कम बात करते हैं एज अ फैमिली. एट स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ना हम सेविंग्स की बात करते हैं, ना हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं. हाउ मैनी पीपल, मैं पूछूंगी कि आपके सराउंडिंग में वो ऐसे हैं जिनको बचपन में बैंक ले जाके बैंक अकाउंट और वो ऑपरेट करना सिखाया गया? कभी भी नहीं. तो जब आपको बैंकिंग का ही नहीं पता, आपको सेविंग्स का ही नहीं पता, तो इन्वेस्टमेंट तो फिर एक एडवांस लेवल है. सो दिस आई फील कि एट द स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ आवर विजन कि हम इसको हर बंदे तक पहुँचाएँ. किस तरह होता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू होता है, अपने मैसेजेस के थ्रू होता है, डिजिटल कंटेंट के थ्रू होता है. दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव रियली. अच्छा, होती क्या है? बेसिकली मैं समझना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या, करता क्या है, वो काम क्या है उसका? इट्स अ मार्केट. जोड़िया बाजार है. हाँ, मार्केट है. लोगों की दुकानें, आपको हर दुकान पे आइटम्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं. यू गो, यू बाय व्हाट यू लाइक. यहाँ शेयर्स मिलते हैं. तो बेसिकली अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देखो, इट्स अ मार्केट
देयर आर बायर्स एंड सेलर्स. ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो कि आपके शॉपकीपर्स कह सकते हैं, जिसके पास आपको प्रोडक्ट मिलती है. कंपनीज आती हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल करती हैं, यानी अपने शेयर सेल करती हैं. ठीक है. सो इट्स अ मार्केट जहाँ ट्रांजैक्शन होती है. सो एज अ मार्केट हमारा काम ये है कि हम हर किस्म की फैसिलिटेशन दें फॉर अ गुड ट्रेड टू टेक प्लेस. बायर्स को प्रोडक्ट्स मिले अच्छी प्राइस में और सेलर्स को बायर्स मिले. सो दैट इज़ इन एसेंस द रोल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. फिर हम फ्रंट लाइन रेगुलेटर हैं. कंपनीज जो आती हैं, कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी है, उसको अपने आप को ग्रो करना है वक्त के साथ. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से अक्सर पूछा है कि या तुम एंटरप्रेन्योर हो, क्या चाहिए होगा तुम्हें एक बिज़नेस अच्छा करने के लिए या अच्छे बिज़नेस को चलाने के लिए. अक्सर बच्चे कहते हैं ज़बरदस्त आइडिया. बट उस ज़बरदस्त आइडिया को चलाने के लिए भी आपको पैसे चाहिए. सो व्हेन यू हैव द आइडिया यू नीड द कैश ऑल्सो, एंड दैट इज़ व्हाट द स्टॉक एक्सचेंज एक सर्टन लेवल के बाद इज़ देयर फॉर. व्हेन यू हैव अ कंपनी, अ बेसिक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको आपने जब ग्रो करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन हैं. आप बैंक के पास जाएँ, आप कोई इन्वेस्टर ढूंढ लें, प्राइवेट इक्विटी ढूंढ लें, आप स्टॉक एक्सचेंज भी आ सकते हैं. स्टॉक एक्सचेंज में आपको एक बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलते हैं जो आपकी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें उस कंपनी का शेयर होल्डर बनना है कि नहीं. आज आप जब बैंक के पास जाते हैं तो आप बैंक से लोन लेते हैं, वो होता है डेट. ठीक है, आपने लोन ले लिया अपनी कंपनी, बट वो लोन वापस करना है और उस लोन के ऊपर आपको हर मंथ या हर क्वार्टर एक मार्कअप देना है, एक प्रॉफिट देना है, पेमेंट करनी है. सो डेट सर्विसिंग कहते हैं उसको. स्टॉक एक्सचेंज में आके आप अपनी कंपनी के शेयर्स बेचते हैं, आप शेयर होल्डर बनाते हैं. शेयर होल्डर बनाने का मतलब है आपने वो पैसे वापस फ़ौरन नहीं करने उसको. हाँ, वो आपका हिस्सेदार बन गया, आपने उसको इक्विटी, चाहे वो 5 शेयर्स भी आपकी कंपनी के ओन करता है. फिर जब आपकी कंपनी ने उसका पैसा डिप्लॉय किया, यानी लगाया, एक्सपैंड करने, जिस भी मकसद के लिए आपने वो कैपिटल लिया, तो आप एक मे बी ईयर 1 में आपने प्रॉफिट नहीं किया, या अगर प्रॉफिट किया आपने डिसाइड किया, बोर्ड ने डिसाइड किया कि आपने वो री इन्वेस्ट करना है बढ़ाने के लिए बिजनेस, अभी आप ग्रोथ उसमें. सेकेंड ईयर आपने प्रॉफिट किया, आपने कहा यार अब शेयर करते हैं इस प्रॉफिट को, लेट्स शेयर दैट प्रॉफिट विद हु, द शेयर होल्डर्स. तो जब आप वो प्रॉफिट अपने पॉकेट में रखते हैं तो शेयर होल्डर्स को भी एक सर्टन चीज़ मिलती है, प्रॉफिट मिलता है, उसको कहते हैं डिविडेंड. सो बहुत सारे लोग, कंपनीज आती हैं, शेयर अपने फ्लोट करती हैं मार्केट में. IPO लोग कहते हैं ना, IPO हो रहा है, IPO हो रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. दैट इज़ व्हेन द कंपनी कम्स टू द स्टॉक एक्सचेंज द फर्स्ट टाइम और अपने शेयर्स देती है. वो होती है प्राइमरी मार्केट या IPO. फिर लोगों ने वो शेयर्स लिए, एक प्राइस पे लिए, वक्त के साथ उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए, हाउ दैट कंपनी हैज़ परफॉर्म्ड. अब शेयर होल्डर भी सवाल पूछ सकता है उस कंपनी से. ये एक बहुत बड़ा एज है जो कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स को नहीं पता, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है इस तरह. और ये नॉलेज, मैं अगर कोई मुझे ये कहे कि जी हमें नहीं मिली, हमने ढूंढी इन्फॉर्मेशन, तो ये गलत है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. ठीक है. सो कंपनी बेहतर परफॉर्म करती है तो शेयर होल्डर्स के साथ फिर उसने प्रॉफिट शेयर किया. कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू अनाउंस किए. शेयर होल्डर उस में पूछ सकता है कि आपके क्या प्लान्स हैं. बेसिकली इसलिए होती है एनुअल जनरल मीटिंग होती है जहाँ सारे शेयर होल्डर्स को कहा जाता है कि आप आएँ. लेकिन हमारे लोग, शेयर होल्डर्स को ये नहीं पता होता और ना वो बॉदर्ड होते हैं. वो जब आप उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप उसके कंपनी के CEO से, CFO से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये प्लान किया था, ये कब होगा, या ये आपने प्लान किया है, ये आपने ख़रीद लिया, अब ये डिप्लॉय कब होगा, ये प्लांट आपका एक्टिव कब होगा, फॉर एग्जाम्पल. आई मीन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कंपनी. सो हैविंग सेड दैट, द कंपनी इज़ liable to answer to the shareholders. वो शेयर होल्डर है आपकी कंपनी. जब आप किसी से पैसे बोरो करते हैं तो आप उससे शेयर तो करते हैं कि ये मेरे प्लान्स हैं, इस पैसे से मैं ये करूँगा, ये मेरे प्लान्स हैं और इतने साल में मैं ये प्रॉफिट बनाऊँगा. दैट इज़ द रिलेशनशिप बेसिकली. और इन्वेस्टर्स के लिए ऑन द अदर हैंड, व्हेन दे कम इनटू द स्टॉक एक्सचेंज, उनके पास 500 से ऊपर कंपनीज हैं, 36 सेक्टर्स हैं,
आपको जिस सेक्टर की समझ आती है आप पहले उस सेक्टर को देखें. टेलीकॉम है, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, टेक्सटाइल है, एग्री है, शुगर है, डिफरेंट सेक्टर्स है, सीमेंट है, ऑटोज़ हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं. टेक्सटाइल में भी स्पिनिंग है, वीविंग है, डिफरेंट और सेक्टर्स हैं इस तरह. फूड एंड पर्सनल केयर है, फार्मा सेक्टर है. जिस सेक्टर की समझ है उसके अंदर कंपनीज देखें. वो ग्रुप्स ऑफ कंपनीज हैं हर सेक्टर में, उनके प्राइसेस देखें, उनको स्टडी करें. थोड़ा सा स्टडी करेंगे, होमवर्क करेंगे, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एंड यू विल नो कि अच्छा थोड़े दिन में समझ आने लगती है सेक्टर्स की. एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्ट in the companies and you become shareholders. You should have portfolio. आपको 5, 6, 7, 8 सेक्टर्स में मुख्तलिफ कंपनीज लेनी चाहिए और शेयर होल्डिंग, ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स होए. जब आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स होता है, बेहतर परफॉर्म कर रही होती है कुछ कंपनी, एक साल में बेहतर नहीं परफॉर्म किया. ऑटो सेक्टर में नॉट बी डूइंग वेल इन अ हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट. सो दीज आर थिंग्स दैट आर वेरिएबल्स, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपने डाइवर्सिफाई किया है, आपने अच्छी कंपनीज ली हैं, लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आए मार्केट में, और कंपनीज डिविडेंड दे रही होती हैं, आपको क्वार्टरली भी मिल सकता है, आपको एनुअल भी मिल सकता है, आपको 6 मंथली भी मिल सकता है. वाओ, दैट्स हाउ इट वर्क्स. ज़बरदस्त आपने समझाया. मैं तो बड़ा हैरान हूँ, राइट, बिकॉज ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था और मुझे लग रहा था कि बहुत ही छोटी सी इसकी एक डेफिनेशन आएगी, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझा दिया. आई एम श्योर आप जो सुन रहे हैं बहुत ही सही से समझ आई होगी ये चीज़. अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ इक्विटी इन दिस? इक्विटी यानी शेयर्स. इक्विटी और कैपिटल मार्केट दोनों समझा दें कि क्या होते हैं. कैपिटल मार्केट बेसिकली ब्रॉड टर्म है जिसमें शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. अब कैपिटल मार्केट में है स्टॉक मार्केट, PSX, फिर आपके पास CDC है जो कि लॉकर है आपका शेयर्स रखने का. हम गोल्ड रखते हैं शेयर अपने लॉकर्स में, ये शेयर्स का लॉकर है, क्योंकि शेयर्स अब डिजिटल फॉर्म में. एक ज़माना तक पेपर शेयर्स होते थे. आई थिंक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स के टाइम पे पेपर शेयर्स होते थे. इतने सारे, आप बॉन्ड भी पेपर फॉर्म में थे. अब सारा कुछ पिछले आई थिंक 12-15 साल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया. तो जब आपके इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं, स्टॉक मार्केट में तो नहीं है आपके पास लॉकर की जगह, CDC है. ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि CDC इज़ अ डिपॉजिटरी. रजिस्ट्रार भी है कंपनीज का, कंपनीज जाती हैं रजिस्ट्रेशन करती हैं. सो मेनली CDC इज़ अ डिपॉजिटरी सर्विस देता है. और तीसरी कंपनी है इसमें नेशनल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कंपनी, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, NCCPL. उसका ये रोल है कि स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसको सेटल करना, यानी बायर जिसने शेयर्स खरीदे उसके अकाउंट में जाके CDC के अकाउंट में पैसे शेयर्स डालना, जिसने शेयर्स बेचे हैं बायर के पास से पैसे निकाल के उसके अकाउंट में डालना. सो सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड एंड क्लियरिंग ऑफ द, सो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का काम NCCPL का है. ट्रेड मैच होती है मार्केट में, बायर एंड सेलर्स को हर वक्त प्राइसेस अवेलेबल हो, विजिबिलिटी हो और ट्रेड की फैसिलिटी हो ट्रांजैक्शन करने की, वो PSX का काम है. शेयर्स रखने का काम CDC का. ये 3 एंटिटीज़ अंडर द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि हमारा एपेक्स रेगुलेटर है और सबका आई वुड से सबका रेगुलेटर है, yes. हर कंपनी का रेगुलेटर है. तो वो एपेक्स रेगुलेटर वो ओवरसाइट है, सब कुछ वो देख रहे होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं, हमारी सबकी रिपोर्टिंग उधर है. बट ये 3 कंपनीज वो हैं. फिर आप स्टॉक एक्सचेंज में कैसे आ सकते हैं? थ्रू अ ब्रोकरेज अकाउंट, तो ब्रोकरेज हाउसेस हैं. और दूसरा वे ऑफ कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक एक्सचेंज इज द इनडायरेक्ट वे, विच इज़ थ्रू द म्यूचुअल फंड्स. सो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है आपको स्टॉक एक्सचेंज की शेयर्स में इन्वेस्ट कराता है. डायरेक्टली नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है. सो दैट्स हाउ. और वो होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ये सारा जब इकोसिस्टम एक जगह रखें, आप उसको एक व्यू में देखें, तो उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं. वाह, तो बेसिकली आपने स्ट्रक्चर समझाया कैपिटल मार्केट का पूरा. और अभी हमने इक्विटी आपने पूछा. यस प्लीज. इक्विटी इज, जो मैंने पहले कहा ना कि बैंक से आप लोन लेते हैं, वो डेट होता है. हर किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ना दो मेजर एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं, इक्विटी
और डेट. Equity is ownership. आपने shares लिए, आपने own किए, that's your ownership. And debt is anything that you've borrowed, which you have to return. You have to pay or return, yeah. Very simple. फिर बहुत सारी products बन सकती हैं, कुछ combination में बनती हैं. Mutual funds, for example, there is equity mutual funds जो कि pure equity होते हैं, सिर्फ shares होते हैं, उसमें stocks होते हैं. Equity और stocks जो है ना या shares interchangeably यूज़ किया जा सकता है. कुछ होते हैं balance funds, for example, तो उसमें एक portion होता है debt का, एक portion होता है equity का. So उसमें दोनों चीज़ होती हैं. जो प्योर equity funds होते हैं या प्योर stock funds होते हैं वो प्योर सिर्फ stocks में करते हैं. फिर फिक्स्ड इनकम फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स होते हैं, ये सारे डेट बेस्ड फंड्स हैं. सो दैट्स हाउ यू लुक एट द मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स. मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास अगर एज एन इन्वेस्टर आ रहा हूँ तो क्या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एज अ शेयर होल्डर का ये ऑप्शन मौजूद है या कुछ और तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं. व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स एसेट मैनेजमेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं. बहुत सारी बैंक्स हैं. यू कैन गो टू एनी बैंक बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी और जैसे फंड मैनेजर्स भी कहते हैं उनको. आपने जाके कहा कि लेट्स से मैंने 5 लाख इन्वेस्ट करने, आप 1000 रुपये से भी अकाउंट खोल सकते हैं. और यूनिट्स होते हैं, वो आपको एक किसी जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे आपको उसके यूनिट्स मिलते हैं. सो उस हिसाब से आप आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है और वो प्राइस बढ़ती है. आप उसमें नेट एसेट वैल्यू, जब आपकी प्राइस बढ़ती है आप देखते हैं कि इसकी कितने यूनिट्स हैं, उसकी पर यूनिट क्या प्राइस है और वो कितनी बढ़ रही है. उससे आपको एक आइडिया होता है कि आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी बढ़ रही है. सो म्यूचुअल फंड्स इज़ अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग अगर आपको मार्केट नहीं पता, समझ नहीं आती. अगर आप डायरेक्टली PIBs या ट्रेजरी बिल्स नहीं ले सकते हैं या नहीं लेना चाहते हैं या कॉम्प्लेक्स लगती है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं. T-bills, PIBs और सुकूक्स, गवर्नमेंट सुकूक्स. अच्छा, ये तो मुझे पूरी क्लास लेनी पड़ेगी. बट ये एक फिक्स्ड इनकम है, डेट है, जो गवर्नमेंट स्टेट बैंक के थ्रू ऑक्शन करती है और फिर एक इसकी सेकेंडरी मार्केट भी होती है. बॉन्ड भी इसी तरह से होते हैं? दिस इज बॉन्ड्स बेसिकली, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के डिफरेंट वो है नाम है. ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म होता है, 3 महीने 1 महीना. लार्ज कंपनीज के पास बहुत पैसे होते हैं अगर कैश फ्लोज के, तो वो शॉर्ट टर्म 1 मंथ के T-bills ले लेते हैं. 3 मंथ की लिक्विडिटी है, 3 मंथ के T-bills ले लेते हैं. उसको उस हिसाब से मिलते हैं पैसे. और सुकूक्स, अब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सुकूक्स भी अवेलेबल हैं, विच इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट डेट. तो गवर्नमेंट के अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट अपने पैसे रेज करती है थ्रू दिस T-bills. ये भी अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का? ये भी अच्छा तरीका है. ये फिक्स्ड इनकम है, डेट है, बॉन्ड्स है. वाह, मतलब 3 तरीके मिल गए मुझे, म्यूचुअल फंड, शेयर होल्डिंग और बॉन्ड्स, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. ETFs के थ्रू भी कर सकते हैं आप स्टॉक एक्सचेंज. ETFs क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. ये शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की एक कॉम्बिनेशन कह लें या फ्यूजन कह लें. इट्स अ फंड जो कि लेट्स से 8, 10, 12 डिफरेंट कंपनीज में. अब आपको डिफ़िकल्ट होगा एज ए न्यू इन्वेस्टर, आपको शायद मुश्किल लगे कि या मैं कौन सा 500 550 कंपनीज हैं, पूरी लिस्ट है, मैं कौन सी सेलेक्ट करूँ, वेयर डू आई बिगिन. ऐसा ही है. तो आप बोलेंगे कि एक ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं. ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड ले लिया, लेकिन उसके अंदर आपको एक तो पूरी डिटेल्ड होल्डिंग नहीं पता कि फंड मैनेजर ने कौन कौन से शेयर्स लिए हुए हैं. उसका साइज़ होगा 5 बिलियन, 10 मिलियन, व्हाटएवर साइज़ होगा फंड का, एंड यू आर जस्ट वन इन्वेस्टर विद इन दैट एंटायर फंड. और वो डे एंड पे उसकी प्राइस आती है, आपको नहीं पता कि डे एंड पे क्या प्राइस आएगी. आप वेट करते हैं कि 4 बजे इसकी प्राइस अनाउंस होती है. आपने अगर एग्ज़िट करना है तो आपने एक रिडेम्पशन डालनी होती है रिडीम करने के लिए कि मैंने पैसे अपने वापस लेने, मेरे 10 लाख हैं, मुझे 2 लाख चाहिए. तो आपने वो रिडेम्पशन फॉर्म भरा, डाला ऑनलाइन. अगले दिन 2 से 3 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में पैसे आने में, रिडेम्पशन होने में. इसके बरक्स ETF एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है. एक्सचेंज की स्क्रीन पे आपको अपना फ़ंड क्या प्राइस नज़र आ रही होती है और आप उसी वक्त मार्केट जब खुली हुई हो, मार्केट के टाइम, मार्केट आवर्स में आप बाय एंड सेल कर सकते हैं. और आपने एक यूनिट लिया ना, तो आपको उस ETF की 12 कंपनीज़ या 10 कंपनीज़, हर एक के एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं. सो यू डोंट हैव टू सिट एंड चूज़
You just pick up an ETF. So इसी तरह हमारे पास इस्लामिक ETFs हैं, ओके कंपनीज के शेयर्स हैं जो शरिया कंप्लाइंट हैं. आदि से आई थिंक 54-55% मार्केट इज शरिया कंप्लाइंट. ओ मतलब 250 Stock से ज़्यादा exchange. कंपनीज हैं 250 से ज़्यादा कंपनी शरिया कंप्लाइंट है वाओ स्टॉक एक्सचेंज में. सो लोगों का जो एक होता है ना आपका कंसर्न कि मैं इन्वेस्ट करूं तो इस्लामिक एसेट्स में करूं, तो यू हैव मोर देन 250 कंपनीज देयर. ये तो बहुत आला सीन है यार. इसी तरह ETFs भी हैं, कन्वेंशनल ETF है, ट्रेजरी ETF है, शरिया कंप्लाइंट ETFs हैं. मुझे अब जो है ना, मैं रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से बात करूंगा. इट्स वेरी पॉपुलर. मैंने रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट किया था. मैं एक दो मरतबा बात कर चुका हूँ, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है ना, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है उनके लिए, बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है. और जो लोग इस्तेमाल करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस फैसिलिटी से. सो मुझे थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर दीजिए अपने स्टाइल से कि रोशन डिजिटल what is it? अकाउंट बेसिकली ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए है. पहले क्या होता था, अभी काफ़ी लोग क्या करते हैं, स्पेशली मैं आपकी टीम से ही थोड़ी देर पहले बात करी थी, मिडल ईस्ट में बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तानीज़ हैं. मिडल ईस्ट में यू डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट बिग टाइम या बाय प्रॉपर्टी व्हाटएवर. सो पाकिस्तानी जो है ना मिडल ईस्ट में, क्योंकि आपको एक अकामा मिलता है या आपको शॉर्ट टर्म स्टे होता है, यू डोंट गेट नेशनैलिटीज देयर ईजिली. तो आप पाकिस्तानी क्या करता है, वो अपनी एसेट बिल्डिंग या अपनी जो भी वेल्थ बिल्डिंग करता है वो अपने मुल्क में कर रहा होता है. तो अभी तक बिफोर रोशन डिजिटल अकाउंट आप अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को दूसरों के नाम पे अकाउंट खोल रहे होते हैं, या वो लोग आपकी इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं, आप उन्हें भेज रहे होते थे. सो फॉर पाकिस्तानीज इट्स अ ब्लेसिंग कि आज वहाँ बैठ के जहाँ भी हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो सऊदी में हो, किसी भी दुनिया के मुल्क में हो, वो एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट ऑनलाइन खुला पूरा. आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स देने सब आपने ऑनलाइन किए. आपको पाकिस्तानी होने की सिर्फ एक वो प्रूफ दिखाना था कि यार मैं पाकिस्तानी, बट पाकिस्तानी टैक्स डॉक्यूमेंट्स बैंक अकाउंट्स दिखाने की ज़रूरत ही नहीं. यू ओपन योर बैंक अकाउंट रोशन डिजिटल, देयर आर 12 बैंक्स हु ऑफर दैट फैसिलिटी. वंस यू ओपन दैट बैंक अकाउंट, आप उसको रुपये में भी कर सकते हैं, डॉलर्स में भी कर सकते हैं. लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए आप फिर विद इन दैट आप पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. चाहे आपने NPC है एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, उसमें इन्वेस्ट करना है, आपने कोई गाड़ी लेनी है, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, थ्रू RDA आप हर जगह डायरेक्टली कर सकते हैं. आप प्रॉपर्टी भी लेनी है वो भी कर सकते हैं. सो उसी तरह रोशन इक्विटी, इस पूरे जो पोर्टल है रोशन डिजिटल अकाउंट का डैशबोर्ड कह लें, उसके अंदर एक सब प्रोडक्ट है, ऑफरिंग है. रोशन डिजिटल के अंदर रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप क्लिक करके 3 स्टेप्स का प्रोसेस है कि आप अपना ब्रोकर सेलेक्ट करें, आप अपना ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, आप अपने बैंक को बोलें कि ओके शेयर माय KYC, जो KYC होती है कस्टमर नो योर कस्टमर वाले बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मेरा शेयर करें और ये अकाउंट खोलना है. दैट्स इट, इट्स ऑल ऑनलाइन. देयर आर अबाउट 60+ ब्रोकर्स जो कि उस डैशबोर्ड के अंदर वो चूज़ कर सकता है इन्वेस्टर. और द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू जस्ट सबमिट ऑल दैट एंड उसका अकाउंट खुल गया. उसका अकाउंट खुलेगा, उसको एक UIN असाइन होता है. एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन. बैक एंड प्रोसेसेस हैं जिसमें इन्वेस्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. उसको एक अकाउंट मिल गया. द नेक्स्ट थिंग, द इन्वेस्टर विल पुट मनी इन द CDC अकाउंट. उसके थ्रू वो जैसे उसका अकाउंट खुला, उसको ऐप मिल गई, ब्रोकरेज ऐप, वो उसके अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकता है. इक्विटी की ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रांजैक्शन. किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकता है? शेयर्स खरीद सकता है कोई भी. जबरदस्त. पहले पॉसिबल नहीं था. पहले नहीं था. मतलब कोई भी जो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खुद डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर सकते थे. सो थ्रू दिस नाउ दे कैन एक्सेस. सो ये रोशन डिजिटल के अंदर रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. तो कैसा पोटेंशियल दिख रहा है आपको इसका? आई थिंक इट्स अ गुड ओवर द ईयर्स इसकी ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है. लोगों को जितना इंटरेस्ट जो समझने की कोशिश भी कर रहे होते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी का हिस्सा और बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, तो वो ऑब्वियसली आते हैं और इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. हमारे पास इस वक्त आई थिंक 12,000 14,000 के करीब अकाउंट्स हैं
ऑलरेडी ओवरसीज पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी की जो कि स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हैं डायरेक्टली काम। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। और अब इन द लास्ट 1 year द स्टॉक एक्सचेंज हैज़ डन क्वाइट वेल परफॉर्मेंस वाइज, तो इन्होंने भी उसका हिस्सा रहे हैं आई वुड से। अब मुझे बताएं कि मेरी अगर कोई कंपनी है तो मैं उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लिस्ट कर सकता हूँ? कैसे लिस्ट कर सकते हैं? ओके, अगर आपकी कंपनी है और आपको एक्सपैंड करना है, दो तीन रीज़न होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बड़ा करना है अपनी कंपनी को, ठीक है, यू वांट टू एक्सपैंड, आपने सर्वर्स लेने हैं, आपने लोग हायर करने हैं, आपने ब्रांच ऑफिस खोलना है, एनीथिंग यू नीड कैपिटल फॉर। जी। एक तो वो रीज़न होता है लिस्टिंग का या कैपिटल रिक्वायरमेंट का। दूसरा रीज़न होता है कि यार मैं अभी तक इस कंपनी में, मैंने कंपनी ए बनाई है और मेरा सब कुछ इसी में लगा हुआ है, हाउ अबाउट मैं एक और इसी टाइप का नया बिजनेस करूं, तो यहाँ से मैं अपने 10% 20% पैसे निकालूं एग्जिस्टिंग कंपनी से इधर लगाने के लिए। तो सेल ऑफ शेयर करते हैं आप कि मेरी 100% ओनरशिप है, मैं 20% ओनरशिप किसी और को और इन्वेस्टर्स को देता हूँ, पब्लिक को बेसिकली। और यहाँ से जो मेरी अर्निंग, जो मुझे रिकवरी होगी सेल ऑफ शेयर से, वो मैं नया कुछ और खोलूँगा, इन्वेस्ट करूँगा या व्हाटएवर यू हैव, यू नो, आपके प्लान्स होते हैं। सो ये तो 2 रीजंस हैं कि सेल ऑफ शेयर या फ्रेश मनी रेज करना। अच्छा, अब आगे कि आप करेंगे कैसे। आप सबसे पहले तो आप जाएंगे एक कंसल्टेंट के पास, जो कि ब्रोकरेज कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको एडवाइज़र भी कहते हैं, उनको CTI भी कहते हैं। हमारी वेबसाइट पर उसकी लिस्ट है, आप उसके पास जाके अपना प्रोसेस बताएंगे कि यार मुझे अपनी कंपनी लिस्ट करनी है, ये वैल्यू है, ये मेरे एसेट्स हैं, उस पैसे से मैं क्या करूँगा, ये सारी पूरी डिटेल आप उसे शेयर करते हैं। 2-3 कंसल्टेंट से मिलें, अच्छा है, क्योंकि एट टाइम्स आपको एक आइडियाज़ भी आते हैं उस चीज़ से। सही बात। तो स्टेप 1, प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसको पब्लिक लिमिटेड बनाना है, उसके अकाउंट्स को क्लीन करके उसको ऑडिट करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है, ये सब करके फिर वो आपका पूरा एक प्रोस्पेक्टस तैयार करते हैं। प्रोस्पेक्टस 200-250 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें होता है कि ये कंपनी की पूरी स्टोरी क्या है, जिसको स्टार्टअप वर्ल्ड में पिच डेक कहते हैं, बट स्टॉक एक्सचेंज की ज़बान में इसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, तो वो आपकी कंपनी का कौन ओनर है, आपके अब्बा ने शुरू की थी, आप चला रहे हैं, आपके भाई बैठे हुए हैं, आप लोग की क्या हिस्ट्री है, आप लोग के प्लान्स क्या है, पिछले सालों में आपने किस तरह काम किया, कौन आपके लार्ज क्लाइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें, आपके 10 साल के प्लान्स क्या हैं, क्या रिस्क्स है आपके बिजनेस को, इस तरह की सारी चीज़ें आप प्रोस्पेक्टस में देते हैं। प्रोस्पेक्टस में आपकी डिफरेंट रिस्क मॉडल्स लेके एनालाइज करता है इन्वेस्टमेंट बैंकर या कंसल्टेंट कि इसके ये वैल्यूएशन, एक तो होती है आपकी एक्चुअल वैल्यू, बट आपकी पोटेंशियल टू अर्न की बेसिस पे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन करेगा कि यार आपके पर शेयर ये प्राइस मिल सकती है। फिर वो आपको बोलेगा कि ये प्रोस्पेक्टस तैयार है, अब हम आपकी एप्लीकेशन तैयार करके स्टॉक एक्सचेंज में डालते हैं, लिस्टिंग की एप्लीकेशन। फिर स्टॉक एक्सचेंज में भी क्वेश्चन आंसरिंग होती है, क्वेश्चंस होते हैं कि क्या करना चाहते हैं, किस तरह, सो एंड सो फॉर्थ। जो एनालिस्ट बैठे होते हैं यहाँ पे हमारे एंड पे, जो कि लिस्टिंग कमेटी में होते हैं या लिस्टिंग टीम में होते हैं, जो ऑपरेशन सारा मैनेज करते हैं लिस्टिंग का, वो आपको असेस करेंगे। बहुत मुश्किल काम है ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है। इतना पैसा रेज करना चाह रहे हैं एंड व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व, बिकॉज ऑब्वियसली अवाम का पैसा है, ठीक है, एक जिम्मेदारी है, ठीक है, हर कोई नहीं आ सकता ना, आपका जेन्युइन बिजनेस है। ये सारी चीज़ें असेस करने के बाद फिर हम अप्रूवल देते हैं। वंस द कंपनी हैज़ द अप्रूवल, आप ये भी चूज़ करते हैं कि अगर आप, कई मरतबा ये होता है आपका एडवाइज़र आपको बताता है, ये सारा काम जो है ना आपने नहीं करना है, आपके एडवाइज़र ने करना है आपके लिए। वो आपको गाइड करता है इस पूरे प्रोसेस में, आपकी एप्लीकेशन बनाता है, आपका प्रोस्पेक्टस बनवाता है। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन तो आप देंगे कि मेरा ये बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान तो हर एक के पास होता है, फाइनेंशियल्स ये हैं, ये हमारा हिस्टोरिक है और ये हमारा आगे का वो है, रिस्क्स हैं, वो सारी चीज़ें आपने देनी है, वो बनवा के एक्सचेंज के पास लाना, एक्सचेंज के अंदर रिप्रेजेंट करना आपको कंसल्टेंट का काम है। आपने मैंडेट दे दिया उसको कि ये आपका काम है, मुझे इतने पैसे रेज करने हैं, ये मेरा बिजनेस है, ये डिटेल्स हैं, जो भी और चाहिए। सो दैट इज़
आपकी एप्लीकेशन करना और आपके लिए इन्वेस्टर्स लेकर आना, आपकी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी को पिच करना रोड शोज के थ्रू, वो आपके कंसल्टेंट का काम है. वाओ. So once you have a consultant, they'll do this entire work for you till you are a listed entity, till your name is there on the stock exchange screen. Very nice, yeah. So उसमें obviously steps होते हैं, pitch होता है, customer से commitments होती हैं, IPO होता है, online process होता है investments का, फिर वो clearing, settlement, वो सारे इदारे तो मौजूद हैं. मैंने आपको infrastructure में बताया था, CDC, NCCPL, stock market, consultant, ये सब डिफरेंट रोल्स हैं इस पूरे जर्नी में. जाहिर है क्योंकि छोटी बात नहीं है एक अपनी कंपनी को पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज की उस लिस्ट पर देखना, क्योंकि वैसे ही इतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं होती बिकॉज रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज रिस्क बहुत ज़्यादा है. एक मतलब आवाम का पैसा है, लोगों का पैसा है, आप और एक रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखकर काम करना बड़ा ज़रूरी है. अदरवाइज लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे. लोगों का लाखों लोगों का अगर भरोसा है तो वो बहुत बड़ा रिस्क है. फॉर एनी कंपनी टू ग्रो टू दैट पॉइंट कि वो अपने आपको लिस्ट करे, उस लेवल पे जाए, बिकॉज जब आप एक लिस्टेड कंपनी होते हैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग स्क्रीन पे नहीं नज़र आ रहे होते. रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, ये सब फॉलो करते हैं. फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी कंपनीज को देख रहे होते हैं. अब आपको लेट्स से आगे किसी के साथ जॉइंट वेंचर करना है, पार्टनरशिप करनी है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, कोई भी रिलेशनशिप करना है, इफ़ यू आर अ लिस्टेड कंपनी दोज पीपल विल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन यू. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, इसका एक और बहुत मेजर फ़ायदा ये होता है कि आपकी कंपनी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत चलती है. एक बोर्ड बनता है जिस पे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लाते हैं. कुछ तो आपके अपने फैमिली या शेयर होल्डर डायरेक्टर्स होते हैं, बट आपके पास एक ऑप्शन होता है कि 33% ऑफ योर बोर्ड कैन बी हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर भी हो सकता है कोई. उन सारे जो 5,000 10,000 जो भी आपके शेयर होल्डर्स आए स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के बाद, सो IPO के बाद, उन सब के राइट्स और उसको सेफ गार्ड करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं. और ये आपके लिए एज अ कंपनी अपॉर्चुनिटी होती है टू गेट द एक्सपर्टीज ऑन बोर्ड जो कि मिसिंग है. आज आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आप टैक्स कंसल्टेंट, वो आपको एक अच्छी खासी रिटेनर फी मांग लेता है. सॉरी, आप डिजिटल कंसल्टेंट लेकर आते हैं, वो आपसे फीस चार्ज करेगा. आप फाइनेंशियल का कोई लेकर आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का कोई लेकर, get those people, get those experts on board, on your board. They are there. They will obviously charge a fee, वो quarterly meeting fee होती है, but you have experts sitting. And that independent director is an opportunity to get your expertise, new expertise that you don't have on your board. फिर generation. अब्बा को बिजनेस की समझ है, बच्चों को नहीं आई उस किस्म की, बच्चों के इंटरेस्ट अलग है. What happens? कंपनीज बंद हो जाती हैं. एंड पाकिस्तान का तो एक मेजर अलमिया है ये. कितने ब्रांड्स हमारे, आप अगर 30 साल पहले देखें, 40 साल पहले देखें, कितने ब्रांड्स थे जो कि आज नहीं है. वाई? बिकॉज दोज वर वन मैन शो, सिंगल ओनर. बच्चों ने उस तरह या तो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, या ख़त्म कर दिया, या सेल हो गया, या डिस्ट्रीब्यूट हो गया. बिजनेस स्प्लिट्स हो जाते हैं, फैमिलीज रन कर रही होती हैं, बिजनेस डिवाइड हो गया, आधा वो भाई को मिल गया, आधा इस भाई को. ब्रेक हो गई ना, वो एक बहुत आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है. आपकी एक एज होता है मार्केट में, आपका एक साइज़ होता है, वो ब्रेक हो गया. जब आप एक लिस्टेड कंपनी होते हैं ना, तो सारे जो वो लोग हैं वो शेयर होल्डर डायरेक्टर्स होते हैं आपकी कंपनी में. आपकी कंपनी के बोर्ड में प्रॉफिट का भी शेयर मिल रहा है, शेयर होल्डर भी हैं. सेकेंड लेवल पे आपके बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, योर चिल्ड्रन वांट टू बिकम आर्किटेक्ट्स और समथिंग एल्स. They don't want to run your business. What do? They become shareholders. You run with a professional CEO. But the company will continue. So ये एक बहुत मेजर चीज़ है जो कि लोग मिस कर जाते हैं कि अपनी कंपनी को जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं, लिस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अडॉप्ट करते हैं, तो आपकी कंपनी एक कंटिन्यूटी में आती है. ऑटोमेट हो जाती है. ऑटोमेट होती है, कंटिन्यूटी में हो जाती है. आपको सेकेंड जनरेशन, इंटर जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफ़र भी होता है, इंटरजेनरेशनल बिजनेस कंटिन्यूटी भी होती है ओवर द जनरेशंस. 4 जनरेशंस की कंपनीज हैं इस वक्त अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे देखें. सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर थिंग इन कंटिन्यूटी. सो हमारे ब्रांड जो पाकिस्तानी हैं वो जब आके लिस्ट होते हैं तो दे गेट दैट एज ऑल्सो.
और आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी आपकी एक प्रेजेंस होती है, फिर ज़बरदस्त, पीपल लुक एट यू। बेहतरीन। अच्छा, एक लेमैन वाला क्वेश्चन है, वो ये है कि मैं अगर मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कभी भी एज अ शेयर होल्डर, तो मुझे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? Why should I invest in PSX? Everybody wants to grow over time. आप एक बेसिक लाइफ स्किल है कि आप अर्न करते हैं पैसे, आप खर्च करते हैं, लेकिन हम सब कहते हैं ना कि सेव सम मनी। उस सेविंग को इन्फ्लेशन खा जाती है। ऐसा ही है, ठीक है, 15% भी इन्फ्लेशन है तो साल में आपके 100 रुपए की वैल्यू घट के 85 हो जाती है, अगले और साल नीचे जाएं तो 70 आ जाती है। सो what happens, what do? You need to invest to stop inflation eating the value of your money, number one, and to make some profit. ठीक है, मतलब हम सुनते हैं वॉरेन बफे ने कहा था कि जी never depend on a single income, always have some investments to give you second source, ताकि आपके पास एक second source of income बनती रहे। And that is where investments come in. जब investments की बात आती है तो फिर stocks भी हैं, ETFs भी हैं, mutual funds भी हैं, bonds भी हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप क्या देखते हैं? आप 2-3 चीज़ें देखते हैं investments में। Property, very good investment, multiplies, you can carry it across generations. बट वो इतना बड़ा चंक होता है कि आपको अगर छोटे पैसे की ज़रूरत है, आपने पूरा सेल ऑफ नहीं कर, मतलब लॉस हो गया ना, मतलब ठीक है, यू नॉट। और अगर रेंटल प्रॉपर्टी तो रेंट आएगा, बट अगर इफ इट्स अ प्लॉट ऑफ लैंड यू नॉट गेटिंग एनीथिंग, यू जस्ट गेटिंग द प्राइस अप्रिसिएशन विच यू कांट यूटिलाइज। तो सो उसका एक प्रोज एंड कॉन्स हैं प्रॉपर्टी के। हर एसेट क्लास जिसको कह लें या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको कह लें, उसका एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इसी तरह शेयर्स में लिक्विडिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है, रेगुलर इनकम है। बट अगर उस तरह देखें तो वॉलेटिलिटी है शॉर्ट टर्म, क्योंकि कंपनीज की प्राइस ऊपर नीचे जाती रहती है। शॉर्ट टर्म में तो बहुत ऊपर नीचे होती है। डेली आप अगर कोई रोज़ ख़रीद के बाय और सेल और वो ट्रेडिंग होती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। देखिए, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि आप सिलेक्ट करें इसको, कंपनी को स्टडी करें, उसको अच्छी तरह देखें उसके क्या प्लान्स हैं और उसकी आगे क्या प्रॉस्पेक्ट फॉर ग्रोथ, होल्ड करके डिविडेंड देने वाली कंपनी, आपका डिविडेंड इनकम आ रही है। और एक और अप्रोच होती है स्टॉक एक्सचेंज में आने वाली, वो जो आपने मूवी और वो एग्जैक्टली बाय सेल बाय सेल बाय सेल ट्रेडिंग में आप कमीशन भी दे रहे हैं मुस्तकिल हर ट्रेड पे, टैक्स भी दे रहे हैं कैपिटल गेन का ऊपर, हर चीज़ दे रहे हैं। सो क्या आपने end of the day profit बनाया in the real sense after all these expenses is a question. People miss out that thing in the trading. So हम हमेशा ये कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में आए लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए। रेगुलर इनकम भी आती रहती है आपकी, जिन कंपनीज आपने, आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कंपनीज आपने ली। आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स, कभी कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, कभी नहीं कर रहा होता है। सो आप मुख्तलिफ सेक्टर्स, 36 सेक्टर्स हैं। So you can pick and choose. You can pick and choose companies with good track records, and then you grow with the company. मुझे ये बताएं कि किस तरह से मैं इन्वेस्ट करूं, अगर करूं तो कोई ऐप है? जी, आप किसी भी ब्रोकर के पास जाएं, ज़रूरी नहीं आप फ़ोन करें उन्हें या इन पर्सन जाएं। आप वेबसाइट पे खोलें, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलें। देयर इज़ अ होल लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स जो कि आपको डिजिटल अकाउंट ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं। आपने उधर से सेलेक्ट किया, आपने ब्रोकर की वेबसाइट पे क्लिक किया, उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जाके अकाउंट भरा, मतलब फॉर्म भरा, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लगा के आपने सबमिट कर दिया। यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम देम, यू विल गेट अ कॉन्फर्मेशन ईमेल फ्रॉम देम। आपका जब अकाउंट खुल जाता है, वो आपको एक ऐप अपनी भेजेंगे या देंगे, प्रोवाइड करेंगे। यू विल डाउनलोड दैट ऐप एंड यू आर अप एंड रनिंग। विद इन द ऐप आपके पास बहुत सारी विंडोज़ होती हैं, लाइक एनी ऐप। यू कैन गेट रिसर्च, यू कैन मेक अ सिलेक्शन कि मैंने ये 5 स्टॉक्स मॉनिटर करने हैं उनको, क्योंकि जाहिर बात है पूरी मार्केट है, आप इट्स डिफ़िकल्ट कि आप पूरे हर वक्त स्क्रॉल करते रहें। सो आपने अपने जो भी शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो कर लिए। आप अपने बाय एंड सेल देख सकते हैं, आप अपनी होल्डिंग देख सकते हैं, आप उसमें ये देख सकते हैं आपने कितना प्रॉफिट बनाया अभी तक फ्रॉम द डे ऑफ योर परचेज, आपके अकाउंट में
कितना कैश अवेलेबल है. सो इफ़ यू वांट टू बाय मोर स्टॉक्स, तो क्या ये अमाउंट, लेट्स से आपने कोई भी टारगेट किया कि मैंने XYZ कंपनी के स्टॉक्स लेने हैं और आपको उसके लिए लेट्स से 30,000, अगर आपने कहा 500 लेने हैं या 1000 लेने हैं एंड यू नीड 50,000 और 30, क्या वो आपके पास इस वक्त अकाउंट में मौजूद है? नहीं है, तो आप अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें इनटू योर ब्रोकरेज अकाउंट एंड देन यू डू योर ट्रांजैक्शन. वेरी नाइस. सो एवरीथिंग इज सीमलेस हियर. एंड फोन से हो जाएगा सब कुछ? सब कुछ फ़ोन से हो जाएगा. अरे वाह, ज़बरदस्त. सो यस. तो मतलब ये है कि PSX ने डिजिटलाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है. PSX काफ़ी आगे है इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन. जहाँ हमें चैलेंजेस थे, आई वुड से, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले हुई. अगर ट्रेडिंग ऐप की आप बात करते हैं तो पिछले 10-12 बल्कि 14 साल से ट्रेडिंग एप्स मौजूद हैं. ओह वाह. ठीक है, पिछले 10-12 साल से कंपनीज़ के पास ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस होता है स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालने का, चाहे वो उनकी एनुअल रिपोर्ट है या उनके कोई और डिस्क्लोजर्स हैं, वो APIs के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं ऑन टू द स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग थोड़ा डिले हुआ, रीज़न बीइंग दैट उसमें गवर्नमेंट की और डिफरेंट इदारों की हमें एक्सेस चाहिए होती है. निफ्ट हो गया, नादरा हो गया, वो सारी चीज़ें. बट वो थैंक्स टू कोविड अकाउंट ओपनिंग भी डिजिटाइज हो गया, थैंक्स टू कोविड एंड RDA, आई वुड से, बिकॉज दैट वाज वन प्रोसेस वेयर थ्रू द बैंक्स, बैंक के पोर्टल के थ्रू अकाउंट ओपनिंग होने लगी और टोटली ऑनलाइन होने लगी. जब वो हुआ तो फिर ऑब्वियसली हम लोग डायरेक्टली ब्रोकर्स भी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग ऑफर करने लगे. एंड इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले जो ब्रोकरेज अकाउंट्स थे वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड थे मेन सिटीज़ में, बिकॉज फार फ्लंग एरियाज़ जो है उनका एक्सेस इतना नहीं होता था. बट उससे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग से हमारी ये भी चीज़ बहुत अच्छी तरह एड्रेस हो गई. लोग अब ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं और ऐप के थ्रू तो ट्रेड होता ही होता है. तो वो वन टाइम विजिट जो होता था अपना बायोमेट्रिक कराने का, अकाउंट ओपनिंग का, इन पर्सन विजिट, वो एलिमिनेट हो गया. Unless somebody wants to go and visit and their broker, of course. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि brick and mortar पे in person शक्ल देखना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं, तो that's obviously their decision. But the younger generation is totally online now. और in fact, since we're talking, I might as well tell you, younger generation के लिए और students के लिए हमारे पास सहूलत account है जो कि सिर्फ CNIC से linked है. Okay. So सहूलत account, obviously there's a limit of 1 million. They can't go beyond 1 million की trading या investing. But to begin with, that's there. And educational, उसके लिए भी virtual account है. आप वो तो stock exchange की website पे. If you want to open and learn, so you give yourself virtual money on that, create your account, ID, password बनाएं, 2-3 portfolios बना सकते हैं. Day trading portfolio बना लें, blue chip company portfolio बना लें, whatever, dividend yielding portfolio बना लें. तो वो आप अपने आप को जितने पैसे देना चाहते हैं, 10 million, 100 million, 50 million, एंड आप अपने स्टॉक सिलेक्शन करें. रियल टाइम स्टॉक्स, रियल प्राइसेस, बैक डेट में भी जाके आप लेट्स से अगर आपके कोई शेयर्स पहले के रखे हुए हैं उनको आप मैप कर सकते हैं बैक डेट में, उस दिन की प्राइस आपको मिल जाएगी. ज़बरदस्त. ये वर्चुअल है, ये प्रैक्टिस के लिए है, एंड इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और बाद में उसी को आप रियल अकाउंट जब खोलें, जब सीख जाएं, समझ आ जाए डाइवर्सिफिकेशन कैसे, पोर्टफोलियो कैसे है, कौन से सेक्टर्स हैं, सिंबल्स क्या है. लोगों को ये नहीं पता होता है कि कंपनी का नाम तो इतना लंबा सा है लेकिन सिंबल बहुत डिफरेंट होता है. सिंबल क्या है कंपनीज़ के, ट्रेड करने में कितना कमीशन लगता है, कितने लॉट्स क्या होता है, कितने यूनिट्स होते हैं, कितने शेयर्स ले सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू इन द प्रैक्टिस अकाउंट. डूज एंड डोंट्स क्या है मार्केट के? डूज एंड डोंट्स मेजरली आई वुड से बैंक अकाउंट के साथ लिंक करें, कैश पे ना ट्रेड करें, डोंट गिव योर ब्रोकर कैश, अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करें, ऑनलाइन अकाउंट खोलें या इन पर्सन अकाउंट खोलते हैं, UIN आपके पास होना चाहिए, आपकी ऐप का ID पासवर्ड आपके पास होना चाहिए. बहुत सारे लोग कहते हैं, और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा होता है कि यार कौन इतनी मेहनत करे कि अभी मैं कंपनी सेलेक्ट करूँ, उसकी शेयर प्राइस देखूँ, उसका सौदा डालूँ, ट्रेड में बाय का ऑर्डर डालूँ. ब्रोकर को कहते हैं, उसके ट्रेडर को कि भाई तुम कर दो, ये लो मेरा ID पासवर्ड कर दो.
You can't do that. You should not do that. You should Really, not do that. this is, आप अपनी ज्वेलरी किसी और के लॉकर में तो नहीं रखाते ना कभी भी. तो आप कैसे अपना आईडी पासवर्ड किसी और को दे सकते हैं कि आपके ट्रेड कर लें आपके पैसों से, जो भी स्टॉक्स लेने हैं वो ले लें. यू शुड नो विच कंपनी योर broker is advising you. You can actually take advice. You have to ask the right questions. कि कौन से कंपनी के स्टॉक्स हैं, वो क्या ट्रेड करते हैं, उनके क्या प्राइसेस हैं, 5 साल में क्या रिटर्न्स दिए हैं, ये आप पूछें उनसे. बट अपनी ट्रेड खुद करनी चाहिए अनलेस यू वांट टू डू इट ऑन द कॉल कि इतने ले लो, इतने रुपए में आए तो. दैट इज़ अनदर वे. बट यू शुड बी, सो डूज एंड डोंट्स में नो कैश ट्रांजैक्शन, ऑलवेज लिंक योर बैंक अकाउंट, ऑलवेज लिंक योर मोबाइल अकाउंट नंबर एंड योर ईमेल अकाउंट. बिकॉज एक प्रोसेस है कि आपने बाय किया, आपको उसका अलर्ट आता है, आपने सेल किया, आपको उसका अलर्ट आता है, आपने मैच करना है कि ये वाकई सही प्राइस पे हुआ है. यू हैव टू कंसोलिडेट योर पोजीशन ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, कि आपके पास कितने शेयर्स हैं. अपने स्टॉक्स, अपने पोर्टफोलियो को जाके स्टडी करें, आपने प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया. एक अपनी स्टडी होती है, कितना CGT डिडक्ट हुआ, आपने रिटर्न फाइल करने हैं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है एट द एंड ऑफ द डे, सो यू सबमिट इट विद योर वेल्थ रिटर्न. सो यू नीड टू ऑलवेज बी विजिलेंट इन दैट. ओके जी, आपने ट्रेड किया तो वाकई हुआ ट्रेड, कितने प्राइस पे हुई, डबल चेक करें. और अपनी चीज़ें, कैश ट्रांजैक्शंस नॉट, आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए. खुद सिलेक्शन करें और खुद ट्रांजैक्शन करें. दैट इज़ एडवाइजेबल. हो परफेक्ट. अच्छा, इस वक्त P6 के पास कितने इन्वेस्टर्स हैं? 300 जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, जिनके अपने अकाउंट्स हैं और वो ट्रेड करते हैं डायरेक्टली या इन्वेस्ट कर रहे होते हैं डायरेक्टली, दैट्स ओवर 330 समथिंग अराउंड दैट फिगर. 340 330 के दरमियान, 3,30,000 3,40,000 के दरमियान है. ओके, ये ज़्यादा होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन. डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली. अगर आज मैं देखूं तो देयर आर अबाउट 60 मिलियन बैंक अकाउंट्स. तो जो बैंक अकाउंट होल्डर है वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकता है आइडियली, एनी बैंक अकाउंट होल्डर. तो काफ़ी होने चाहिए, बहुत डिफरेंस है. लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि रुझान नहीं है प्रॉपर तरीके से स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स करने का. क्यों नहीं है रुझान? क्योंकि हम गोल्ड खरीद लेते हैं, हम डॉलर्स खरीद लेते हैं, और हम दूसरे प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं. और एक और चीज़ है, देखिए दुनिया के मुल्कों से, इनफैक्ट आपसे बात हो रही थी कि दूसरे मुल्कों से हमारे नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स कम है. आप ये भी देखेंगे बहुत बड़ा इसमें होता है रोल कि मुझे अगर गवर्नमेंट ने दे दिए 20% 18% फिक्स्ड इनकम बैंक अकाउंट में रखने पे, तो मैं मेहनत ही नहीं करूँगी. कौन मेहनत करे? दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज. सो पीपल, हमें ना ये समझना है और ये समझाना है ऑडियंस को, लोगों को अपने मुल्क के रिटर्न्स भी देखें. टोटल पोर्टफोलियो बनाना एक चीज़ होती है. यू नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. डोंट पुट ओनली इन प्रॉपर्टीज, डोंट पुट ओनली इन गोल्ड. क्योंकि कभी कोई एसेट क्लास बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है, कभी कोई एसेट क्लास बेहतर नहीं परफॉर्म करता, कभी लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है. आपने अगर एज आई सेड प्रॉपर्टी ली हुई है, इसके अंदर इतना लिक्विड नहीं होता. आपको अगर कम अमाउंट की ज़रूरत हुई तो आपके पास शेयर्स अवेलेबल हैं, तो यू कैन एक्चुअली सेल द वंस दैट यू वांट, जिसमें आपने प्रॉफिट किया है, जिसका डिविडेंड आ गया. लेट्स से यू से कि अच्छा इतना हमको इस वक्त कैश की ज़रूरत है, लेट्स सेल. सो यू हैव टू लुक एट अ पोर्टफोलियो अप्रोच. और वो वाली पोर्टफोलियो अप्रोच के लिए हम एजुकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल. पर्सनल फाइनेंस की पाकिस्तान में ना अवेयरनेस बहुत कम है, मुझे ऐसा लगता है. और बेसिक लाइफ स्किल है और नहीं है हमारे पास. हाँ, कि मतलब ये जो गोल्ड वाली इन्वेस्टमेंट है, ये तो मतलब सैकड़ों साल पुराना तरीका है. मॉडर्न तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट्स नहीं हम देख रहे, जिसको हम पर्सनल फाइनेंस की कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है. चाहे वो मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं इंटरनेट पर और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स के, और उसके अंदर जो अब स्टॉक एक्सचेंज भी आता है. लेकिन पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है और बेसिकली रुझान नहीं है. थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना. एक ट्रेंड होना चाहिए. हम अपना मोबाइल फ़ोन लेने के लिए बहुत मेहनत कर लेते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स में उसका हर फीचर पढ़ लेंगे, मुख्तलिफ मॉडल्स देख लेते हैं, ब्रांड्स देख लेते हैं,
मगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं करते. आई थिंक एक और भी चीज़ है, एज अ नेशन वी मोर कंजम्पशन ड्रिवन, वी नॉट सेविंग्स ड्रिवन. अगर आप रीजन में देखें दूसरे ममालिक में लोग सेविंग्स ड्रिवन है, हम वांट्स और नीड्स एंड वांट्स पे ज़्यादा फोकस्ड हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो. एंड आई थिंक अभी रिसेंटली एक और चैलेंज है पाकिस्तानियों के पास, cost of living has increased. So because of that, people do not save that much also. So that is also depending on the situation. Inflation high की वजह से you have ऐसा ही है. money challenges. Disposable income आपकी more or less ख़त्म हो जाती है at a certain point. But I think as a सिखाने के पर्सपेक्टिव से जब बात की जाती है तो जनरली हम ये कहते हैं व्हाट यू अर्न फर्स्ट सेव देन स्पेंड द रेस्ट. हम क्या करते हैं, हम पहले स्पेंड करते हैं, उसके बाद जो अगर बच गया तो फिर हम सेव करते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ लिटिल चेंज ऑफ फोकस रिक्वायर्ड इन दैट. बीच में आपने देखा होगा बहुत सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनीज आना शुरू हो गई थी पाकिस्तान में, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना अपनी मार्केटिंग की थी. तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दैट कि उसका क्या रिजल्ट आया उनके पास. लेकिन हम इंटरनेशनली देखें तो वहाँ तो स्टूडेंट्स भी जो है ना वो बहुत ही नॉर्मल है उनके लिए इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करना. एक सिंपल ट्रेंड है वहाँ पर ना. जो सेविंग्स होती हैं उनको लाजमी इन्वेस्टमेंट में डालते हैं. पाकिस्तान की आई वुड से कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं. आई वुड वहाँ तो डेफिनेटली, क्योंकि वो वहाँ बचपन से पढ़ाया जाता है. बट देन एज अ कल्चर हम लोग डेट ड्रिवन नहीं है. अगर आप इंटरनेशनली देखें तो वहाँ फाइनेंशियल उसमें देखें तो क्रेडिट कार्ड्स की पेनिट्रेशन भी ज़्यादा है. हमारे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स भी उतने नहीं होंगे. मॉर्गेज कस्टमर वहाँ तो हर दूसरा बंदा क्या, हर कोई का घर मॉर्गेज हुआ होता है, हर किसी के पास लीज्ड होती है गाड़ी लीज्ड. तो वो बहुत सारी चीज़ें डेट ड्रिवन भी हैं. हमारे कल्चर में डेट ड्रिवन कम है लोग. हम फाइनेंशियल सर्विसेज को टोटली यूटिलाइज उस तरह नहीं करते, तो वो भी एक रीज़न है. यस, कल्चर का भी एक डिफरेंस है बहुत बड़ा. अच्छा पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा, लास्ट मेरे पास क्वेश्चन है इस कॉन्वर्जेशन का, वो ये है कि हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अक्सर व बेशतर हम न्यूज़ में भी देखते आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेशली एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट है. तो क्यों ये कामयाब मार्केट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्यों इतना ज़्यादा कामयाब है हमारे एशिया के अंदर? आई थिंक मल्टीपल रीजन. हम लोग अगर बैठ के जब देख रहे होते हैं और हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स भी विजिट कर रहे होते हैं, तो हम जनरली ये देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान दो मेजर तरीके हैं या डिफरेंट उससे देखे जाता है. कंट्री की स्टॉक एक्सचेंजेस की प्रॉफिटेबिलिटी या उनके रिटर्न्स देखे जाते हैं. तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दूसरे रीजन के मुख्तलिफ और एक्सचेंजेस के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द हाइस्ट डिविडेंड पेइंग एक्सचेंज. सो हमारे जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं, KSE 100 जिसको कहते हैं, तो KSE 100 कंपनीज़ ने रीजन में बेस्ट डिविडेंड दिया है और मुस्तकिल देता आ रहा है. रीजन मतलब साउथ एशिया? आप एशिया का रीजन देख लें तो उसमें चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे श्रीलंका हो, जो भी इस रीजन की कंट्रीज़ हैं उसमें रीजनल एक्सचेंजेस में वियतनाम भी है. सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है डिविडेंड में. अच्छा, दूसरा इसका टोटली ऑपोजिट दूसरा एक वो होता है देखने का कि जो इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं कि आपकी इसको कहते हैं द प्राइस, द PE, प्राइस टू अर्निंग रेशो. सो प्राइस टू अर्निंग रेशो जो होता है वो बताता है कि जो ये शेयर्स हैं हमारे, वो जिस प्राइस पे हैं वर्सेस देयर अर्निंग एबिलिटी, इट्स वेरी सस्ता. और रीजन में पाकिस्तान सबसे सस्ता है, सबसे लोएस्ट PE रेशो. सस्ता आई वुडंट से, बट यस सस्ता इन टर्म्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू गिव देम अ रिटर्न. ओके, तो इट्स वो, तो PE मल्टीपल सबसे लो है पाकिस्तान का, PSX की और रीजन में, और डिविडेंड यील्ड्स में हम सबसे हाई हैं. सो ये दो बहुत मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मार्केट.
एंड फिर इन्वेस्टर्स देखते हैं ऐसी मार्केट को, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं, दे वांट टू कम एंड इन्वेस्ट इन मार्केट्स दैट ऑफर यू गुड डिविडेंड्स. सो आई थिंक दीज आर द टू मेजर रीजंस कि हम इसकी वजह देख से रहे हैं. हमारा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो टॉप पर जाता है हमेशा. पिछले कुछ सालों में तो कुछ सालों बेस्ट से। परफॉर्मिंग मार्केट भी है. बीच में ऑब्वियसली ड्रॉप भी हुआ, बट अगेन लास्ट ईयर इट वाज 2020 में इट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट. फिर अभी इस साल भी इट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द रीजन. सो यस, दैट्स द ज़बरदस्त. तो कंक्लूजन ये है कि जितनी भी यूथ है जो भी सुन रहा है उसको एक तो ये अवेयरनेस मिली होगी कि एग्जैक्टली करता क्या है काम किस तरह से, और कंपनीज़ क्या होती हैं, इक्विटी क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, और फिर आरडीए क्या है, और जो बाहर पाकिस्तान से लोग हैं वो किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, फॉरेनर्स बेसिकली. और इसके अलावा जो है वो बाकी हम खुद किस तरह से कंपनी बना सकते हैं. ये तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने. खुद क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह. दैट्स गुड. मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस पूरी कॉन्वर्जेसन के अंदर, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये सुनने का और समझने का. आई होप कि आपको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो. एक तो आपने काफ़ी ज़्यादा बोला और काफ़ी ज़्यादा हमने आपको राइट. ये जहमत दी कि इतना एक्सप्लेन करें, क्योंकि हर चीज़ जो भी कोई टर्म मैं सुनता हूँ ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार इसको जो है ना वो एक लेमैन टर्म में समझाएं क्योंकि कि है क्या चीज़. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट. और बहुत ही आसान हो गया. 1 घंटे से ऊपर की हमारी बातचीत हो चुकी होगी अब तक आई थिंक, और ज़बरदस्त किस्म की मेरी ये इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है. चलिए, आई एम ग्लैड. आई होप आपके व्यूअर्स और लिसनर्स को भी इसका बेनिफिट मिले. डेफिनेटली, क्योंकि मैंने सीखा है तो मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा. और अगर आप अभी तक सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, ईमेल कीजिएगा, और समझ लिया अगर आपने कि किस तरह से इन्वेस्ट करना है. जितनी भी आपकी एज है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जब हिस्सा बनेंगे तो जितने लोग आई थिंक हम जितने अगर ये 3 लाख से 30 लाख हो जाते हैं तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी में कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा. फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसकी अवेयरनेस को जो है ना वो आगे बढ़ाएं और इसको समझें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, मुझे बहुत मज़ा आया. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, और इंशाल्लाह जल्द दोबारा से मुलाकात होगी. अस्सलाम वालेकुम. ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़.